जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग थे पॉइंट नंबर 6 पर, जिसमें हमने बात की थी जो स्टेशनरी शेल्स होती है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर होती है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की। ठीक है, देखो इसमें जैसे रेडियाई है, वेलोसिटी है, एनर्जी जो आगे आगे आएंगे अभी कुछ, उन सब के न्यूमेरिकल सारे क्या है, जब हम बोहर मॉडल के सारे पोस्टुलेट डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जो न्यूमेरिकल सेशन है उसी में न्यूमेरिकल हम इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब 7th पॉइंट क्या बोलता है, कहता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या करने जा रहे हैं हम ये करने जा रहे हैं कि इनमें से किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, कोई हमसे पूछे बताओ हाइड्रोजन की पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या उसकी तीसरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसे वो कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, या जो हीलियम आयन है वो अगर सेकंड शेल में घूमता उसका इलेक्ट्रॉन तो वो कितनी वेलोसिटी से घूमेगा। हम ये चीज़ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जो बोहर ऑर्बिट है, बोहर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम रेडियाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी, आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, है ना। इतने एंगस्ट्रॉम हमारे पास आया था, जिसको हमने लिखा था 52.9 एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये होता है हमारे पास। ठीक है, इस वाली की इक्वेशन की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 3 को, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला था जब हमने स्टार्टिंग की थी इसमें, तो मैं इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। क्यों पुट करूँगा जरा समझना, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। इसके अंदर दो वेरिएबल्स है, v और r, ये दोनों ही क्या है आपके वेरिएबल्स है। और मैंने बताया था अगर हमें वैल्यू निकालनी है कि पार्टिकल नेचर में क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए जिसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए मुझे किसी भी तरह से r को यहां से हटाना होगा। तो अगर मैं r की वाली वैल्यू पुट कर दूं तो इसमें क्या होता है, देखो h मतलब इसमें क्या है, n और z को छोड़ के सारा का सारा कांस्टेंट ही तो था, खाली n और z जो है वो बदलेंगे कि आप अगर हाइड्रोजन की बात करो ये 1 हो जाएगा, He प्लस साइन की बात करो 2 हो जाएगा, Li प्लस 2 3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा, पर n और z बदलेंगे, बाकी तो हर एक स्टेशनरी शेल, हर एक बोहर ऑर्बिट के लिए बाकी सारे के सारे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मेरे पास देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा r गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, हमें क्या मिलेगा, देखो एम वी, आर की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास है एन एच अपॉन 2 पाई, जो कैंसिल होता है पहले उसे कैंसिल कर दो। एन एच से ये एक एन और एच का स्क्वायर कट जाएगा, एम से ये एम कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई से इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, जो बचता है उसको लिख देते हैं अब। तो मेरे पास क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू, ये इस तरह हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से मेरे पास आएगा n और h। तो ये हमारे पास बचेंगी चीजें, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जब वैल्यूज पुट की जाएंगी, ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या हमारे पास आया, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट ये मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जो एक ग्रीन कलर के अंदर आएंगे सारे के सारे, हाँ, इनकी वैल्यू जब पुट की गई तो क्या पाया गया कि इनकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 की पावर 8, यहां से बचता हमारा z डिवाइड बाय n, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है। सीजे यूनिट लेके चलते हैं हम इसमें, चार्ज वगैरह सबकी। ठीक है,
तो k की वैल्यू सीरीज में क्या होती है 1 हो जाती है, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो ये वैल्यू आते हैं हमारी। अब इसमें हम पे डिपेंड करता है हम कौन सी शेल की बात करना चाहते हैं, हम फर्स्ट शेल की बात करना चाहते हैं, सेकंड शेल की बात करना चाहते हैं, किसकी बात करना चाहते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है फिर, अगर मैं हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन को कंपेयर करता हूं, इन्हें मैं कंपेयर करूं, अगर इनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में जो वेलोसिटी चाहिए उनको कंपेयर करते हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास v1 v2 v3, इधर भी मैं v1 v2 v3 और इधर भी v1 v2 v3, तीन वेलोसिटी निकाल लेंगे इनकी, 3 बोहर ऑर्बिट्स में, जो स्टार्टिंग के 3 बोहर ऑर्बिट हमारे पास है। अब देखो एक चीज़ को सेंटीमीटर पर सेकंड में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बोले कि वो गाड़ी 4000 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, तो इमेजिन करने थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने में, ठीक है। कोई बोले कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, वहाँ पे हम इमेजिन कर पाते हैं हाँ वो किस तरह से कितनी स्पीड में जा रही है। तो किलोमीटर के टर्म के लिए क्या है, हम लोग थोड़े ज़्यादा हैबिचुअल है इस चीज़ के। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, चीज़ अच्छी तरह समझ में आई, इसलिए मैं इसको किलोमीटर के टर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो सेंटीमीटर में अगर इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z/N, यहां आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और अगर मैं ये कहूं कि मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 3 Z/N किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं जैसे ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, आपको चीजें समझाने के लिए मैं इसे किलोमीटर पर सेकेंड में लेके चल रहा हूं। हाइड्रोजन की बात तो पहली शेल की बात होती है, तो 1 1 रहेगा, तो सीधा क्या आएगा 2.18 इंटू 10 पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसके बाद ऐसा मान के चल लेते हैं, ऐसी कोई भी नंबर है, मान लो हम इसके बाद 8 ही मान के चल लेते हैं, तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा 2188 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने 10 पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो ये तो 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2, मतलब वेलोसिटी आधी हो जाएगी। ये पॉइंट मैंने गलती से लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1094 किलोमीटर पर सेकेंड। थर्ड शेल की बात करूंगा, ये 1 रहेगा, थर्ड रहेगा, इसका 1/3 हो जाएगा, 7 हो गया, थर्ड की बात है 2 हो गया, 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन की बात हो गई। लिथियम की बात करूं तो Z2 हो जाएगा, पहली शेल की बात है 1 रहेगा, मतलब जो ये स्पीड थी ना हाइड्रोजन की पहली शेल के लिए वो डबल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, 6,7,3,4 किलोमीटर पर सेकेंड, 4376 किलोमीटर पर सेकेंड ये आएगा, ठीक है। अगर सेकंड शेल की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर हीलियम आयन के लिए 2 होता है, एन के लिए 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आएगी, जो हाइड्रोजन के लिए पहले बोहर ऑर्बिट में स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की, वो इसके दूसरे में आएगी। अगर थर्ड की बात करेंगे तो यहां पे तो 2 रहेगा, यहां पे 3 आ जाएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ना, ये जो वैल्यू आई है ट्वाइस करके, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2/3 आ गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 26, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो 3 छिंग 18, इतने किलोमीटर पर सेकंड आ गया ये आपका। अगर लिथियम आयन की बात करूंगा तो क्या होगा, यहां पे रहेगा आपके पास 3, पहली शेल की बात करेंगे तो क्या होगा 3 टाइम ऑफ दिस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 24 का 4, 2 बच गए, 24 30 की 0, 3 मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, ठीक है। तो 3 से आपका ये 8 था, 8 थी 24 और 2 30, ठीक है, 3 बच गए, 3 एकम 3 और 3 6 हो गए, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर मैं इसकी सेकंड शेल की बात करूं तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे 2 हो जाएगा, मतलब 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, इसको 1.5 से यानी 3/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसकी 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 गुना, तो समझो देखो 1 गुना तो ये हो गया, इसका डबल ये होता है। अब इसका आधा करो, पहले 2188 का आधा कर दो,
कितना होगा, तो 2000 का आधा 1000, 188 का जो आधा आएगा वो लगभग लगभग आपका कितना आएगा, 12 कम हो रहे तो 6 कर दो, ये आपका 94 आ गया, मतलब ये आ गया आपका 94, मतलब 1094, 1094 जो होगा, आप जब उसको ट्वाइस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर 1094 आप ऐड कर दो, क्या कर दो आप, ये जो नंबर है 1094 आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 और 4 12 का 2 का हाथ से बच गया 1, 8 16 17 और एक 18 का 8, 1 बच गया 2, ये 3, इतने किलोमीटर पर सेकेंड। और थर्ड शेल की बात होगी तो 3/3 यही आ जाएगा, मतलब 2188 किलोमीटर पर सेकेंड। थोड़ा देख लेना इन केस अगर कोई कैलकुलेशन आपको मिस्टेक लगे तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही किया, बाकी आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब समझना इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं, मतलब ये है कि हाइड्रोजन की पहली शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है, वो 1 सेकंड में 2188 किलोमीटर जाता है। हीलियम की पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो लगभग आपका 4376 किलोमीटर जाता है। और जो लिथियम आयन, ये हीलियम आयन के में, और ये आपका लिथियम आयन की पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 6604 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड जाता है। अब एक बात आपको समझाता हूं मैं, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है ना वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, ठीक है। तो अगर आप 2πr निकालें, या मैं कहूं कि अर्थ के यहां से जाके इसको यहां पे निकलना है, तो इसकी स्पीड कितनी, देखो ये ना 6400 से बड़ा है 6600, मतलब 2 सेकंड के अंदर हीलियम का जो पहली शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इतने डिस्टेंस कवर कर देता है कि पूरी अर्थ को क्रॉस कर सकता है, इतनी तेज स्पीड है उसकी। अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास ये राफेल वगैरह हम जो देखते हो, आप सुनते होंगे, ये अलग अलग मिग, तो इसमें होता है कि इनकी स्पीड क्या होती है, किसी की 2600 किलोमीटर पर आवर, किसी की 2800, किसी की 3500, किसी की कुछ, वो नेग्लिजिबल है इसके मुकाबले। वो जितना 1 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, ये 1 सेकंड में भी उससे बहुत आगे जा रहा है। और सोच के देखो, सनलाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये 6600 कुछ है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब इसी चीज को समझना, इसके बेस पर हमें आपको क्या समझा सकता हूं, देखो हम इतना तो समझ चुके हैं, जो पॉइंट सही है वो क्या है कि जो एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अंदर होता है, बहुत ज़्यादा अंदर होता है, इसका सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी होता है, एटम का अधिकतर हिस्सा क्या है, खाली होता है। मैंने एक एग्जांपल भी आपको लेके दिखाया था कि जब हम सब पता नहीं 50 जा रहे थे, कितने मार्बल्स रखे थे, एक सर्कल लगाया था, वैल्यू निकाली थी मैंने रदरफोर्ड मॉडल में, देख लेना वहाँ पे उसको। तो मतलब इतना बड़ा एरिया उसका खाली रह जाता है और नेग्लिजिबल उसमें मास होता है बीच में, तो बीच का हिस्सा खाली, चीज खाली है, तो हम उसके आर पार से क्यों नहीं गुजर जाते हैं, या हमें उसके आर पार नजर क्यों नहीं आता। जैसे अगर मैं बात करूं, एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, वो इतना हमें उसके आर पार आराम से नजर आ जाता है। तो जब इसमें यहाँ पे एक एटम का न्यूक्लियाई है जिसमें मास है, यहाँ दूसरे का न्यूक्लियाई है, और इसका अधिकतर हिस्सा बीच में खाली है, तो हमें दीवार के आर पर नजर क्यों नहीं आता, हमें इस पेन के आर पर नजर क्यों नहीं आता, आपको मेरे आर पर नजर क्यों नहीं आता, ठीक है, हमें इन चीजों के आर पर नजर क्यों नहीं आता है। उसके पीछे कारण ही ये वेलोसिटी है। मेरी बात को समझना, मैं जो बोल रहा हूं आपसे, मैं आपसे कहूं कि ये जो पेन है इसकी पोजीशन क्या है, आप बड़ी आराम से बता सकते हो कि जी ये इस जगह पे, इसके तीनों कोऑर्डिनेट बड़ी अच्छी तरह से वेल डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको अगर ऐसे करूं तो अब मैं पूछूं इतने गैप में ये कहां है, तो आपको लगेगा ये यहां से यहां तक क्या है, ये हर जगह है, ये क्या है, हर जगह। अब ये जो मैं चीज कर रहा हूं, समझना चाहिए इस चीज को, मैं 1 सेकंड में कितना कर सकता हूं इसको, 7 बार 8 बार मैक्सिमम 10 बार, ठीक है। लेकिन ये कितना करता है,
इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये 1 सेकंड के अंदर। अब समझना एक चीज को, मैं एक और चीज लेके चलता हूं। हमने रेडियन निकाली थी ना, हमने रेडियन निकाली थी, उससे आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे मेरी बात को। और वो ना आपका अभी आगे वो आएगा, ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी मैं यहीं पे थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक। तो जो रेडियाई की वैल्यू आई थी, मैं पहली शेल की बात कर रहा हूं, वो थी 52.9 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इतना था। अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 10⁻3 से डिवाइड करूंगा, 10⁻³ हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मैं इसको 10⁻3 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर से किस में चला जाएगा, किलोमीटर में चला जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं 52.9 इंटू 10⁻⁻13 किलोमीटर, ऐसे लिख दूं मैं इसको, ठीक। या चलो अगर आप मीटर में चाहते हो तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इसके पीछे 3 जीरो लगा दूंगा। आप चाहो तो वैसे देख लो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप इसको वैसे करके देख लो। मैं अगर इसको मीटर में रहने देता हूं, कि चलो मैंने इसको मीटर में रहने दिया, अब क्या है मेरे पास जो इसकी वेलोसिटी है, वैसे तो मैं इसको आगे निकलवाऊंगा, तो थोड़ा सा इसको रोक देता हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से वहां पे समझे। मैं ऑर्बिट वाली बात तो थोड़ा सा भी आगे चल के बताऊंगा। तो होता क्या, आप समझ पा रहे चीजों के आर पर नजर क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या वो आपको हर जगह नजर आ रहा होता है, हर जगह। जैसे मान लो वो जब चलता है, क्या बोलते हैं इसको, फैन चलता है, अगर आपने फर्राटा देखा हो 2 पंखड़ी वाला, शादियों में लगा रहता है जो, अगर आप देखो जब वो बहुत तेज घूमता है, बहुत तेज, तो एक तरह से उसकी पंखड़ी की आपको हर जगह ही तो नजर आती है, हर जगह। आप उसके बीच से चौक निकालने की कोशिश करो, आप क्या चौक रखो और कोशिश करो, देखो जो उसकी पंखड़ियां हैं वो तो ऐसे है ना, इस तरह से होती है उसकी कुछ पंखड़ियां, है ना उस फैन की। अब बीच का तो पूरा स्पेस खाली है ना, अगर रुका हुआ है मतलब इसकी पोजीशन यहां पे, बड़े आराम से यहां से चौक निकल सकता है, यहां से चौक निकल सकता है। लेकिन जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये पंखड़ियां क्या है, ये घूमना स्टार्ट करती है। अब आप इसके बीच से चौक निकाल के देखो, चौक नहीं जा पाता, वो उसको टक्कर मार के बाहर निकाल, मैक्सिमम टाइम बाहर निकाल देगा, टक्कर मारेगा बाहर, मतलब चौक उसके आर पार जा ही नहीं सकता। तो वो पंखड़ी कहां है, वो एक तरह से यहां भी है, यहां भी है, क्योंकि जितनी देर में आप यहां पहुंचते हो यहां पे आ जाती है, यहां पे आ जाती है, हर जगह है वो एक तरह से। तो इस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हर जगह है, तो उसके और इलेक्ट्रॉन में क्या मास है, तो आप उसके आर पार देख ही नहीं पाते हो। ये जब आगे हम पॉइंट करेंगे उसमें और अच्छी तरह से चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वाली बात थी। अब यहां पे आप रेशोज भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपसे कोई ये कहे कि ये बताओ कि लिथियम आयन की सेकंड शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो हाइड्रोजन की सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितनी तेजी से घूम रहा है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, 20 सेकंड किसके केस में, Li प्लस आयन, और डिवाइड बाय 20 सेकंड किसके, मैंने हाइड्रोजन बोला शायद, हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कितना आ गया आपका। अब अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि वैल्यूज पे जाएंगे हम, इसमें हम जाएंगे इस जगह पे, या इसको भी छोड़ो आप इस नंबर पे, हाँ ये नंबर हमारे पास है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिथियम आयन के लिए लिखूंगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z क्या हो गया लिथियम के लिए 3, शेल कौन सी है, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, तो 3/2 डिवाइड बाय, अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁸ इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, शेल कौन सी है 2। देखो इससे तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 3/2 इंटू 2/1, कट कट क्या आएगा 3, मतलब V2 ऑफ Li प्लस 2 डिवाइड बाय V2 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू क्या 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो V2 ऑफ Li प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V2 ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन जो है उसके एटम, उसकी जो सेकंड शेल में जितनी वेलोसिटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जितनी वेलोसिटी होगी, लिथियम आयन के सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी इससे 3 गुना ज्यादा होगी। देख लो 3 गुना ही ज्यादा है इससे। इस तरह डिवाइड करके आप चीजें निकाल सकते हो, ठीक। आई बात आपको समझ में। तो आप इसमें एक और चीज देख सकते हो, देखो जब आप हाइड्रोजन से हीलियम में जाते हो अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि वहां पे 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसमें 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं। उस अट्रैक्शन से बचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी क्या है, बढ़ानी पड़ेगी ना। आर की वैल्यू तो कम हो चुकी, देखो समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं।
आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि प्रोटॉन 2 हो गए हैं हीलियम के केस में, लिथियम आयन के केस में अब 3 हो चुके हैं, तो आपका Z की वैल्यू क्या हो चुकी है, वो तो बढ़ चुकी है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा और आराम से घूमेगा उसी तरह से। और वहां पे मुझे क्या करना पड़ा है, रेडियाई डिक्रीज कर चुकी है। हमने निकाला था ना रेडियाई, हीलियम आयन के लिए क्या थी, हाफ रह गई थी हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल के मुकाबले, लिथियम के लिए उसकी 1/3 रह गई थी। तो आर की वैल्यू तो कम होती जा रही है ना, तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी तो सीधी सी बात है मेरी वैल्यू क्या होगी, और वी क्या इसमें बढ़ता जा रहा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे पास। तो हर एक केस में जब आप हाइड्रोजन से हीलियम आयन से लिथियम आयन की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और आपको उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आई आपको बात समझ में। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। यहां से हमें जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है, ये हमारे काम आएगा। देखिए स्टूडेंट, अच्छा अभी जो पॉइंट डिस्कस किया ना लास्ट में, उससे हम एक फॉर्मूला ही बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखो, ये आपका नंबर ऑफ शेल हो गई, मतलब वेलोसिटी है, कौन से शेल की बात कर रहा है, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, है ना। और यहाँ पे लिथियम आयन से हमें एटॉमिक नंबर का पता चल रहा है। तो अगर इसको मैं N1 और इसको Z1 बोलूं, इसको N2 और Z2 बोलूं, N2 मतलब क्या, N2 का मतलब यहां पर वो नहीं, मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं, या चलो N1 अगर इसको बोलते हैं N1 Z1, ठीक है। अब क्योंकि Z1 क्या लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को तो Z1 नहीं बोल सकता, उसको मैंने Z2 बोला है। तो ऐसे इसकी जो सेकंड शेल है, इसको अगर मैंने N1 बोला है, तो इसकी सेकंड शेल को मैं क्या बोल दूं, N2 बोल दूं, ठीक है ना। इस तरह से मैं बात बोलना चाह रहा हूं। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या बन गया, देखो समझना इस चीज को, वेलोसिटी ऑफ N इंटू N1, मान लो N1 Z1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ N2 Z2। आपको 1 2 का मतलब समझ में आ गया ना, ये एटॉमिक नंबर और उसकी शेल की बात कर रहा है, जिस भी शेल, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है हमारे पास, देखो यहां पे मेरे पास बचा था इसका जो एटॉमिक नंबर था, ये बचा था ना इसको सोल्व करके, हाँ इसका एटॉमिक नंबर आ गया ऊपर, जिसको मैंने Z1 माना था। देखो जो ऊपर था उसका एटॉमिक नंबर ऊपर है, उसकी शेल क्या है, नीचे है, डिवाइड बाय इसकी शेल मान ली मैंने N1। फिर ये 2 क्या था, ये 2 इसकी शेल थी और इसका एटॉमिक नंबर 1 नीचे है, तो यहां पे आ जाएगा आपका Z2, यहां पे आ जाएगा N2। यहां से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एक, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे ये कहे कि आप ये बताओ, जैसे मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, ये जो हमारे पास है, कोई आपसे ये कहे कि ये बताइए बेरिलियम जो है, बेरिलियम आयन, ठीक है ना, इसकी तो हो सेकेंड शेल, और हीलियम आयन जो है इसकी है फोर्थ शेल, ठीक है। उनमें मुझे अगर रेशो निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं लिखूंगा कि भाई किसकी ये बेरिलियम की है सेकेंड शेल Be+3, उसमें वेलोसिटी, और जो हीलियम है उसकी फोर्थ शेल में यहां पे मेरे पास है He+। तो देखो ऊपर वाले को मैंने क्या माना था, N1 Z1, तो मैं कैसे लिखूंगा, Z1 इसका क्या होता है 4 एटॉमिक नंबर, शेल कौन सी, सेकंड, ठीक है। इसमें क्या एटॉमिक नंबर आपका है, इसका एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2 होता है, सॉरी हाँ, और एटॉमिक नंबर कौन, शेल कौन सी कह रहा है, फोर्थ शेल की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसको बस आपको सोल्व करना होगा, क्या आ गया, 4 टाइम आ गया, ठीक है। तो 4 गुना स्पीड से घूम रहा होगा बेरिलियम आयन की सेकंड शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम आयन के फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो इस तरह डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत काम आएगा आपका फॉर्मूला जो। अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा कुछ ग्राफ्स जो है उसको डिस्कस करते हैं फॉर्मूले के बेस पर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके बेस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/N
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहता है प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ फॉर Vn वर्सेस Z। तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए, ये V हो गया, ये हमारे पास Z हो गया, ठीक है। हमेशा अपना पहले फॉर्मूला लिखो कि Vn क्या है आपका 2.18 10 की पावर 8 इंटू Z बाय n, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने कहा था ना, तो कर्वेचर ग्राफ बनेगा या आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। y इज इक्वल्स टू mx। अब कंपेयर कर दो इनको, y एक्सिस पर तो वेलोसिटी आ जाएगी, ग्राफ बना, ये आ गया आपका zx, तो बाकी जो बच गया वो क्या आपका स्लोप है, वो क्या स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बननी है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, जिसका स्लोप क्या आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय n, ये इसका स्लोप आएगा, ठीक है। अब अगर दूसरे ग्राफ की बात करें, एक और ग्राफ अगर हम डिस्कस करें, तो क्वेश्चन कहता है प्लॉट ए ग्राफ फॉर Vn वर्सेस, अभी हमने Z के साथ बनाया था ना, अब हम बनाएंगे n के साथ, इसके साथ बनाएंगे हमारा ग्राफ। तो देखिए ये कैसा आएगा, y एक्सिस पर हम वेलोसिटी रख रहे हैं, x एक्सिस पर हम बोहर ऑर्बिट रख रहे हैं, ठीक। हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू Z डिवाइडेड बाय n, ये हमारा Vn है। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू mx। अगर इसकी बात करूं तो क्या ये इससे कंपेयर हो रहा है, देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा आपका कर्वेचर वाला बनेगा, कर्व बनेगा। तो यहां पे हम कंपेयर करके देखते हैं एक बार, ये y एक्सिस पर है, हमें बनाना है n, हमारा तो ये 1/n आ रहा है, हमारा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, हमारा x के साथ नहीं बन रहा है, हमारा बन रहा है ये 1/x के साथ, मतलब m इंटू 1/x, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये ग्राफ। ये हमारा कैसा आएगा, ये इस तरह से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पे टच करना ना यहाँ टच करना है, क्यों, अगर मैं x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी इन्फिनिटी। भाई अगर मैं x को 0 पे लेके आऊं, ये 0 पुट कर दिया, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो कब जाता है इन्फिनिटी पे, तो y को ये ग्राफ, ये कर्व कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे 0 रखना है मुझे, यहाँ पे 0 लाना है, तो किसी नंबर को कितने से डिवाइड करूँ कि 0 आ जाए, बोलेगा इन्फिनिटी पे डिवाइड करो। तो ये आप ये जो x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, ये इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। तो इनको टच करके नहीं दिखाना x और y एक्सिस पे। अब चलते आगे, अगले ग्राफ की बात करते हैं। प्लॉट ए ग्राफ फॉर, हमारा हो चुका है v वर्सेस n, v वर्सेस z, तो v वर्सेस 1/n वर्सेस 1/n की बात कर, 1/n। अब ये क्या कहना चाह रहा है ना, इसने 1/n को z मान लिया x, समझो जरा। ये हमारे पास था 2.18 10 की पावर 8 इंटू z इंटू 1/n, लिख दूं मैं इसको, ठीक है। ये Vn था, y इज इक्वल्स टू mx। तो ये क्या कह रहा है, ये y एक्सिस पे आ गया, ये जो 1/n है इस पूरे को x मानना है। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, स्लोप बच गया, पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ आएगा, चढ़ान की तरफ आएगा, ठीक है। और ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, हम यहां से इसको स्टार्ट कर देंगे। देखो एटॉम, ये आपका शेल 0 तो होती नहीं कहीं भी, शेल 1 से स्टार्ट होगी ना, तो थोड़ा सा इसको यहीं से दिखा दो आप। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z, ये हमारे पास इसका स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ थे। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो देखो अब वेलोसिटी के बेस पर हम क्या है, जो वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म्स होती है
उनके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपसे पूछी जा सकता है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता चल चुकी है, तो हाफ mv² से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, mvr। ठीक है, पर मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इसके बजाय आप NH/2π को प्रेफर करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी पड़ जाएगी। पहले आप रेडियाई की मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी से, फिर मास से, तो बेटर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो मोमेंटम होता है mv, ये तीनों टर्म आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम भी दो तरह का होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक आपका एंगुलर मोमेंटम। जब सीधे सीधे जा रहे हैं तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात चलती है, स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, एक मास उसमें किसी वेलोसिटी जा रही है तो वहाँ लीनियर मोमेंटम की बात होती है। कोई चीज़ किसी के चारों तरफ घूम रही है तो वहाँ पे क्या एंगुलर मोमेंटम की बात होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी मैंने जो आपको मेन 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, एक रेडियाई वाला, एक वेलोसिटी वाला, इन दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जा सकता है उसको थोड़ा सा मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। 3-4 न्यूमेरिकल है थोड़े से। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, सबसे पहले आपके माइंड में आने चाहिए फॉर्मूलाज। तो हमें जिन जिन फॉर्मूलाज की जरूरत है हम उन्हें एक बार लिख लेते हैं। आज हम रेडियाई के बेस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 52.9 n² डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी वाला एक फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ z1 n1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ z2 n2 इज इक्वल्स टू z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n1। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 5th बोहर ऑर्बिट। रेशियो निकालना है 5th वेलोसिटी का। 5th बोहर ऑर्बिट किसका? लिथियम आयन का। और 3rd बोहर ऑर्बिट किसका है? हीलियम आयन का। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखिए मैं लिखूंगा वेलोसिटी किसकी, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें रेशियो की बात कर रहे हैं, Z1 ऊपर बात कर रहा है ये 3rd की, 3 लिथियम आयन, ऑर्बिट कौन सा है? 5th, डिवाइड बाय, फिर किसकी बात करता है ये? हीलियम आयन 2, ऑर्बिट कौन सा है? 3। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखो पहले ये Z1 है, ये आपका N, मैं इसको थोड़ा लिख भी देता हूँ। 3 क्या है इसमें? 3 हमारा Z1, 5 क्या हमारा? N1, 2 क्या हमारा? Z2, 3 क्या हमारा? N2। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हो Z1 बाय Z2 इंटू N2 बाय N1। तो Z1 बाय Z2 मतलब 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ये Z1 Z2 है, तो यहाँ पे क्या N2 बाय N1 यानी कि 3 डिवाइड बाय 5। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 डिवाइड बाय 10, 0.9। तो इनकी वेलोसिटी का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 0.9। मतलब जो यहाँ पे देखो ये क्या था? ऊपर लिथियम था ना, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, जो लिथियम आयन की वेलोसिटी होगी कौन सी शेल की, मतलब कौन से बोहर ऑर्बिट की? 5th की, 5th, वो मतलब उसका 0.9 टाइम होगी किसकी वेलोसिटी? जो आपका हीलियम आयन है, हीलियम आयन की जो 3rd शेल है उसकी वेलोसिटी का। ठीक है, ये मतलब है इस चीज का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि बोहर लिथियम आयन जो है उसके 4th बोहर ऑर्बिट की जो रेडियाई है वो x है। उसमें बोलते हैं x, हमें नहीं पता कितनी है। ये बोलता है कि आप हीलियम आयन के 2nd बोहर ऑर्बिट की रेडियाई निकालो, लेकिन किस टर्म में निकालो? x की टर्म में। अगर वो x की टर्म में नहीं निकालता, बड़ी आराम से हम निकाल सकते थे। हमें पता था लिथियम आयन के लिए Z आपका 3 हो जाएगा, 4th की बात कर रहा है, 4 का स्क्वायर 16 बाय 3 आ जाएगा, हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। हीलियम आयन की निकालता तो यहाँ पे 2nd है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बड़ी आराम से निकल जाता है। लेकिन उसमें क्या बोला है? x की टर्म में निकालो। अब जरा समझना इस चीज को, कैसे न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है। हमें पता है कि अगर जैसे लिथियम आयन की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसकी 4th ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो ये आएगा आपका 52.9 इंटू एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाय लिथियम आयन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो जो हमारे पास
ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करो आप ना, ये जो टर्म है इसके रिस्पेक्ट में x निकाल लो। मेरा कहने का मतलब समझा, देखो ये आपका Rn तो था ही, Rn मतलब क्या, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट था ना, इसको इक्वल टू में x मान लो आप कि ये x है। अब समझना जरा, अब मैं इस टर्म को लेके चल रहा हूं यहां पे कि अगर मैं कहूं कि 52.9 इंटू 16 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 52.9 इज इक्वल टू 3x बाय 16 है? सही नहीं बात? तो जो चीज हमें पता है कि फॉर्मूले में कांस्टेंट रहनी है, देखो फॉर्मूले में ये चीज कांस्टेंट रहनी है, ये तो बदलती जाएगी शेल और एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो उसके रिस्पेक्ट में x को निकाल लो, ठीक है, कि कितना x बनेगा। अब मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आएगा, ये किसके लिए आया मेरे पास, लिथियम आयन के लिए। अब ये सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है हीलियम आयन के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, 52.9 इंटू n का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, z कितना है मेरे पास, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि मैंने ये जो टर्म है ये x की टर्म में निकाल रखी है मैंने, तो जहां पे 52.9 मैंने लिखा है, क्या मैं वहां पे लिख सकता हूं कि 3x डिवाइड बाय 16 इंटू 4/2 क्या आ गया आपका, 2 ही तो आ गया, इंटू 2, फिर 2 से 8 पे आ गया तो क्या आ गया आपका 3x बाय 8। ये आपका आंसर आएगा, ये x की टर्म में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट इनकी डेफिनेशन बताई थी कि जो ग्राउंड स्टेट होता है वो लोएस्ट एनर्जी वाली स्टेट, उसमें एन की वैल्यू क्या होती है 1, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अदर देन ग्राउंड स्टेट सारी क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट। उसमें एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें एन की वैल्यू क्या होती है 2। जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें एन की वैल्यू क्या होती है 3। देखो समझो, जैसे हम देखो ये पूरा सिस्टम क्या है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, तो जब ये अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वास्तव में शेल कौन सी है, सेकंड है। अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वहां पे शेल का नंबर क्या है, थर्ड है। अब इसने बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो होगी, लेकिन शेल का नंबर क्या होगा, 4 होगा, है ना। ये आपकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, सेकंड शेल होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, थर्ड शेल होगी, थर्ड क्या होगी आपकी, फोर्थ शेल होगी। तो यहां पे जो n है, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 4 रख के चलेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है ही, तो यहां पे आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z बाय एन। z क्या लिथियम के लिए 3, n की वैल्यू क्या, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या आएगा 4 आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो भी इसको सोल्व करके आएगा, यहां पे 0.75 है, इसको आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रफली अगर कैलकुलेट करना चाहो ना तो कैसे कर सकते हो, देखो एक का 0.75 क्या होता है, 0.7 होगा, दो का 0.75 क्या होता है, 1.5 होगा, ठीक है। ये 2.18 है, 18 का 75% कितना होता है, 18 का 4 हिस्सों में से डिवाइड करो, 4 चौक 16 मतलब 4.5, 4.5, तो 18 में से 4.5 कम कर दो आप 18 में से 4.5 कम करोगे तो ये आपका कितना आ गया, 14, 13.5, तो 150 में 13.5 ऐड कर दो, 163 इंटू 10 की पावर 8 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो हमारे पास नंबर है इसके अंदर 2.18 इंटू 0.75 क्या आएगा 1.63।
ये आएगा आपका 1.63 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो मैथ्स का सबका ना अपना तरीका होता है, कौन किस तरह से करता है। मेन चीज क्या है, स्पीड तेज होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके आगे के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, क्योंकि अगर आज मैं इसको स्टार्ट भी करता नेक्स्ट पॉइंट को, वो पूरा हो नहीं पाता, बीच में रह जाता। और जो इसकी न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी उसमें हम जिस पूरी यूनिट के अलग से न्यूमेरिकल से लेके चलेंगे। अभी तो सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं उसके बेस पर मैं सिंपल से आपसे जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जितना हो सके पढ़ाई करो, ज्ञान बटोरो, अपने टीचर का सम्मान करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दो। जय हिंद।